अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माशी मसाइल के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे MQM के लैंड रिफॉर्म बिल पे, और इसके लिए हमने दावत दी है अपने स्टूडियो में मिस्टर रशीद गोडिल साहब को, जो कराची से MNA हैं और नेशनल असम्बली के फाइनेंस एंड रेवेन्यू कमेटी जो है उसके मेंबर हैं, साथ ही साथ टेक्सटाइल कमेटी के मेंबर हैं, एंड ही इज़ कंसिडर्ड ए लीडिंग स्पोक्समैन फॉर MQM ऑन इकनॉमिक इशूज़। रशीद साहब, आपके इजाज़त से मैं थोड़ी सी इस बहुत ही अहम इशू पे मेरी जो थोड़ी बहुत स्टडीज़ है वो बताना चाहता हूँ, उसके बाद आपसे मैं सवालात करूँगा। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में अगर तमाम इश्यूज़ हैं तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा अहम इशू जो है वो लैंड रिफॉर्म का है। कहते हैं कि पाकिस्तान जब बना तो जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे लैंड के और मिलिट्री के और फ्यूडल क्लासेस जो थे वो आपस में मिल गए और उन्होंने ऑलमोस्ट मुस्लिम लीग पे कब्जा कर लिया, और लैंड रिफॉर्म जो कि इंडिया में फ़ौरन ही इंडिपेंडेंस के बाद अप्लाई हो गया वो पाकिस्तान पे होने नहीं दिया। अयूब खान, कमिंग फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, जो पहले रूलर थे जिन्होंने 1959 में हिम्मत की और एक लैंड रिफॉर्म बिल लेकर आए, जिसके तहत 186,000 फैमिलीज़ को फ़ायदा हुआ और 10 मिलियन एकड़ ज़मीन उस वक्त रिज्यूम हुई। उसमें से तकरीबन तमाम ही के तमाम बांट दी गई, थोड़ी सी रकम रह गई थी। उसके बाद से जो पॉलिटिकल हालात रहे, ये जो वेस्टेड क्लास था उसने इस तरह से मैनेज किया मुल्क को कि अंटिल 72 जब भुट्टो साहब पावर में आए, नो लैंड रिफॉर्म कुड टेक प्लेस। पूरे इक़्तिदार पे, ब्यूरोक्रेसी पे, आर्मी पे, हर जगह वो इंटरेस्ट काबिज रहे थ्रू आउट, जो लैंड रिफॉर्म बिल्कुल नहीं चाहते थे। 72 में भुट्टो साहब ने हिम्मत की और लैंड रिफॉर्म किया, और लैंड की जो सीलिंग थी वो शायद 450 बिलियन 100 एकड़ थी अयूब खान के दौर में, उसको वो 150 पे लेकर आए इरिगेटेड लैंड की, और डबल ऑफ दैट 300 एकड़ फॉर अनइरिगेटेड। 72 के रिफॉर्म के नतीजे में कोई 86,000 फैमिलीज़ को फ़ायदा पहुँचा। तकरीबन 6 मिलियन एकड़ ज़मीन रिज्यूम हुई और उसमें से बटी, लेकिन आउट ऑफ दिस 2 रिफॉर्म्स कहते हैं कि 2.7 मिलियन एकड़ ज़मीन बच गई, जो आज तक पड़ी हुई है, बटी नहीं। उसके बाद जो 1977 में भुट्टो साहब ने सेकंड लैंड रिफॉर्म लाने की कोशिश की, पार्लियामेंट से वो अप्रूव हो गया, जिसके तहत मैक्सिमम सीलिंग जो थी वो 100 एकड़ पे जानी थी, लेकिन उससे पहले कि उस पर अमल दरामद होता उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई और सब्सिक्वेंटली उसको शेल्फ कर दिया गया। और 91 में एक रूलिंग आई शरिया कोर्ट की कि ये जो लैंड रिफॉर्म था वो मुनासिब नहीं था, इस पर अमेंडमेंट आनी चाहिए, और वो आज तक होल्ड पे है सारा मसला। एक अजीब व गरीब और बड़ी रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट अभी हुई है कि एक पार्टी MQM, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, वो उसने अपने तमाम कोलिजन पार्टनर के हुकूमत में रहने के बावजूद एक नहायत ही रेवोल्यूशनरी बिल पेश कर दिया है, जिसके तहत वो कहते हैं कि मैक्सिमम सीलिंग शुड बी नॉट 100, नॉट 150, बट सिर्फ 36 इरिगेटेड एंड शायद 56 नॉन इरिगेटेड। ये इस्लामी रूलिंग के रहते हुए, इस पार्लियामेंट को रहते हुए जिसमें 80% लोग वही हैं जो जिनको अफेक्ट करेगा अगर ये लैंड रिफॉर्म आ गया। ये बिल ये कैसे इसको सेल थ्रू करेंगे या किस तरह से अपने कोलिजन पार्टनर से इसको सपोर्ट लेंगे, और आवाम का क्या रिएक्शन है इस पर्टिकुलर इशू पे, हाउ द पीपल विल सपोर्ट सच ए पोजीशन बाय सपोर्टिंग पार्टी लाइक MQM, और दे विल जस्ट कीप क्वाइट लाइक दे हैव बीन सिंस सो लॉन्ग। तो सबसे पहले तो हम गोडेल साहब को एज ए स्पोक्समैन ऑफ MQM, हम अब मेरे लिए मैं ज़ाती तौर पे भी समझना चाहता हूँ और अपने नाज़रीन के लिए कि पहले तो आप ये बताइए कि ये 100 एकड़ पे आपने क्यों नहीं वो किया कि चलो भाई 100 एकड़ ही पे हम ले आए पहले, फिर हम आगे बढ़े, एकदम से 36 पे लाने की क्या वजह है, क्या उसकी जस्टिफिकेशन है? तारिक साहब, जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और एक दिन बाद इंडिया आज़ाद हुआ, इंडिया ने वो काम अपने शुरू के पहले दहाई में कर लिए जो हम आज तक 62 सालों में कर नहीं सके। उन्होंने अपने मुल्क की आबादी को देखते हुए उन्होंने वहाँ लैंड रिफॉर्म्स किए, उन्होंने अपनी आबादी को देखते हुए इंतजामी मामलात के लिए सूबे बनाए। लेकिन बदकिस्मती हमारी
हाँ, जागीरदारी वगैरह भी तुम एक साथ ही उड़ा दी। हाँ, वही बता रहा हूँ कि लैंड रिफॉर्म्स की जागीरदारी उड़ा दी, उड़ गई सारी। बदकिस्मती इस मुल्क की कि कायद-ए-आज़म ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहा, क्योंकि इसके बाद जो कोई भी आया, या जागीरदार आया या वडेरा आया, और आज तक वही आ रहे हैं। इस पार्लियामेंट को देख लें, पिछली पार्लियामेंट को देख लें, सब लोग कहते हैं डिक्टेटर, डिक्टेटर के जमाने को देख लें, तो जो डिक्टेटर था उसने भी परवान इन्हीं को चढ़ाया, क्योंकि हमने नस्लन गुलामी का आज तक राज रखा है। हम कहने को तो 14 अगस्त 1947 को आजाद हो गए थे, गोरे चले गए, हुक्मरान ब्राउन आ गए, काले आ गए, थोड़े से कम सावले, समझ लो सावले आ गए। गुलाम तो आज भी अगर गांव देहातों में जाए, सर्वे करें, तो अवाम गुलाम है वहां पे। लोगों ने इस गुलामी को अपनी आंखों से अब देखा जब सैलाब आया। सैलाब आया तो शहरों के लोग जब देहातों में गए बांटने के लिए अनाज और इमदाद करने गए, क्योंकि हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि अगर एक पाकिस्तानी तकलीफ में हो तो दूसरा पाकिस्तानी इसकी इमदाद करे। तो ऐसे बेशतर मौके पे ऐसे बेशतर वाकयात हुए कि आंखों में आंसू थमते नहीं थे। एमक्यूएम की शोभा खवातीन जब गई ठट्ठा से आगे इमदाद बांटने के लिए, तो चप्पल भी साथ लेके गई थी। तो बोला असल चप्पल तो कौन ना पहना? बोला क्यों? बोले हमारी जरूरत है। उनके पाँव देखो तो बड़े बड़े पाँव थे, फटे हुए पाँव थे। तो आंखों में आंसू आ जाता है कि हम किस नस्ल को परवान चढ़ा रहे हैं, किस गुलामी को लेके आज तक बैठे हुए हैं। तो हमने एक कोशिश की कि अगर इस मुल्क में इनजस्टिस खत्म करना है, तबकाती फर्क खत्म करना है, और इस मुल्क को इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना है, और इस मुल्क को अगर हम मिसालें देते हैं, कभी मलेशिया की मिसाल देते हैं, कभी इंडिया की मिसाल देते हैं, कभी यूरोप की, अमेरिका की मिसाल देते हैं, तो उसकी इकोनॉमी के बराबर लाना है तो हमें इनजस्टिस खत्म करना पड़ेगा। अब इनजस्टिस खत्म कैसे होगा? शहर का बच्चा तो पढ़ लेता है, पढ़ता है, फिर आपसे मुझसे सवाल करता है कि मैं ये करूं तो क्यों करूं, ये ना करूं तो क्यों ना करूं। लेकिन उनको तो जीने का हक नहीं जो गांव देहातों में रहते हैं। लोग कहते हैं 11 करोड़ लोग इस पेशे से वाबस्ता हैं, लेकिन सिर्फ 5000 लोग ही इसमें रूल करते हैं। ओनरशिप से 5000 की है और पूरे 11 करोड़ लोग काम करते हैं। देखिए, मेरी जीएसटी में जो आरजीएसटी हो रहा है, इसमें फाइनेंस कमेटी की भी मीटिंगें चल रही हैं। तो एक काश्तकार का वफ्द आया कि हम काश्तकार को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने कहा 11 करोड़ अवाम तकलीफ में है, आप शहरों के लोगों को तो हॉस्पिटल मिल जाता है। जो बात कर रहा था वो बड़ा जमींदार था। तो मैंने इनसे एक सवाल किया कि भाई, अगर शहरों में कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा में अगर कोई इंडस्ट्री चलाने वाला, किसी का बिजनेस ट्रेड का हो, तो जो कमाता है उसकी कुछ आमदनी सोशल सेक्टर में भी देता है। एक छोटा सा चैरिटेबल हॉस्पिटल बना लेता है, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट एक छोटा सा स्कूल बना लेता है। आप अरबों रुपए कमाते हो, ना आप टैक्स देते हो, ना कुछ बनाते हो, ना टैक्स देते हो, ना खुद से बनाते हो कुछ, ना अपने अवाम को गिजा देते हो। अगर आप कैलोरीज वाइज हिसाब करें ना, तो ये पर डे 30% कम कैलोरीज की खुराक खाते हैं जो गांव 2200 इनको नहीं मिलता, 1600-1700 कैलोरीज नहीं मिलती इनको, पूरी नहीं मिलती। ये कल भी मीटिंग में किसी ने प्रेजेंटेशन में भी बता दिया, इन्हीं के डिपार्टमेंट के बंदे ने बताया। अब इनका मेयारी जिंदगी कैसे बेहतर हो? तो सब मेयारी जिंदगी बेहतर करने के लिए सोल्यूशन चाहिए, रोड मैप चाहिए। हमने रोड मैप दिया, हमने ये बिल इंट्रोड्यूस किया। इस बिल आने से पहले असेंबली में हमने एक करारदाद मूव की। ये ऑलरेडी सबमिट हो चुकी है असेंबली में, बिल सबमिट हो चुका है सेक्रेटेरिएट में। पार्लियामेंट की सेक्रेटेरिएट होता है ना, जो स्पीकर फॉर श्योर आएगा हियरिंग के लिए। देखिए, ये तो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है इनके। हम तो बार बार चाहे तो रोक सकते हैं। स्पीकर के पास पावर है, रूलिंग गवर्नमेंट में पावर होती है कि वो किस बिल को लेके आता है, क्योंकि सिस्टम है इसका कि मंगल को, ट्यूसडे को ये डे होता है जिस डे में बिल लेके आते हैं। जिस दिन ये अपोजिशन के सारे बिल होते हैं, कोलिशन के सारे बिल होते हैं, व्हाट्स ओवर बिल होते हैं, वो मंगल को पेश होते हैं। उसके लिए एक तरीकाकार है कि बिल आपने जमा करा दिया, इसके बाद वो ड्रॉ लिस्ट में डालते हैं, जिसका ड्रॉ में निकला वो बिल आता है। अच्छा, तो अगर खुरानंदाजी होती है, खुरानंदाजी होती है क्योंकि बहुत सारे बिल होते हैं ना। अच्छा, अब आप बोलो कि मेरे ही बिल आ जाए, मुमकिन नहीं। अब मैं बोलूं मेरा ही बिल आ जाए तो मुमकिन नहीं। तो इस बिल को जमा करने से पहले
ने 3 सितंबर को एक करारदाद मूव की थी असेंबली के अंदर कि पाकिस्तान में खराबियों की जड़ जो है फ्यूडल सिस्टम है जी, और इसको ठीक होना चाहिए। तो सारी पार्टी ने मुत्तफक के तौर पे वो करारदाद मंजूर की। इसका मतलब सारी पार्टियां इस उसूली मौके की तो हिमायत करती हैं कि इस मुल्क फ्यूडल सिस्टम जो है उसको खत्म होना तबकाती नाहमवारी करता है। जब तबकाती नाहमवारी होती है तो हैव और हैव नॉट का झगड़ा होता है। जब हैव नॉट झगड़ा होता है तो आपका लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है। जी, लॉ एंड ऑर्डर का मसला कैसे होता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे बोला जाए उसको मार दो, तो मैं मार दूंगा मेरे बच्चे को खुराक के लिए। जब पढ़ा लिखा होगा तो बोलेगा भाई ये जुल्म क्यों करते क्यों हो, मार रहा हूँ, क्यों मारूं, किस लिए मार रहे हो, वजह बताओ। तुम्हारा क्या हक है। आपने गांव देहातों की अक्सर कहानियां सुनी होगी, अक्सर कराची को टारगेट किया जाता है कि टारगेट किलिंग होती है। वहां तो इज्तिमाई किलिंग होती है, 50-50 लोग, 60-60 लोग जमींदार के कहने और ना कहने पे मार दिए जाते हैं। बारिशों में भी यही हुआ था कि जहां बंद तोड़ना था वहां नहीं तोड़ा गया, जहां नहीं तोड़ना था वहां तोड़ा गया, और जहां नहीं तोड़ना जाना था तो वहां पे बाकायदा मुसल्लह घरों ने एक दूसरे के सामने आके फायरिंग शुरू कर दी। ये पानी ये टूटेगा, चाहे अवाम मरती है मर जाए, मेरी जमीन की फसल बच जाए। चाहे वो वाटर डिपार्टमेंट वाला या इरिगेशन वाला कह रहा है कि नहीं, पकड़ के मारा है इन लोगों ने, पकड़ के मारा है इन लोगों ने। मैं नहीं कह रहा, आपका मीडिया ने बताया। एक चीज मीडिया ने दिखाई, थैंक्स टू मीडिया कि इतना मीडिया आजाद हो गया, उसने सब कुछ दिखाया। आज इस मुल्क के अंदर आवाज उठनी शुरू हो गई कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स होना चाहिए। आज से पहले ये आवाज कोई उठाता नहीं था सिवाय एमक्यूएम के। एमक्यूएम ने तो हर उस इश्यू को उठाया जो अवाम से कंसर्न करता है। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी है ये बिल कि इस बिल को एक चीज मैं याद मुझे आ रहा है, बताना चाह रहा था कि ये जमाली साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने, ये 2001 की बात है, तो उन्होंने एक बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया था कि इसी लैंड रिफॉर्म के बारे में कि लैंड रिफॉर्म इशू इज नाउ क्लोज्ड, बिकॉज जो जिस तरह से भी बटे हुए हैं बिल्कुल वो सही है। ये एक तरह से देखा जाए तो मुस्लिम लीग काफ की पॉइंट ऑफ व्यू आ गई सामने। अब लोगों को जो चूज करना है, आवाम को जो सुन रही है, हमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक तबका वो है जो काफ प्रोबब्ली रिप्रेजेंट्स इट बेस्ट। नॉट काफ, क्लियर कट उन्होंने एक बात कह दी कि नो मोर लैंड रिफॉर्म। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं करता हूं कि मैं तकरीबन 3 सालों के असेंबली मेंबर, 3 बजट सामने आए, हमने हर मौके पे प्रपोजल्स दिए कि टू इंक्रीज योर रेवेन्यू आप इस सेक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। यानी इस वक्त मुल्क की हालत ये है कि ज़राअत एग्रीकल्चर 23% जीडीपी का शेयर करती है एंड दे आर पेइंग 1% टैक्स। जबकि हम ट्रेड इंडस्ट्री की बात करते हैं, अगर एनर्जी सेक्टर मिला दो तो 25% है, एनर्जी सेक्टर निकाल दो तो 17 से 19% ट्रेड इन इंडस्ट्री है, दे आर पेइंग 43% ऑफ टैक्स, 3 times their size। हाँ, सर्विसेज सेक्टर तकरीबन 50% के लगभग है और तकरीबन 36 से 33% वो टैक्स जीडीपी, वहां भी गुंजाइश बनती है। इसके अलावा एक और सेक्टर है इस मुल्क का, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, 17% जीडीपी का है, दे आर पेइंग ओनली 1% टैक्स। लेकिन जो शहरों में, छोटे शहरों में चाहे बड़े शहरों में, या नौकरी करने वाला आदमी 3 लाख से ऊपर कमाता है, वो टैक्सेबल है। ये 300 करोड़ कमाए, ये टैक्सेबल नहीं है। इसकी वजह क्या है? जो भी इनकम है कंप्लीटली अनटैक्स्ड। देखें, कुछ सालों पहले एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, कहते हैं कि जो हम आबियाना देते हैं, हम जमीन का रेवेन्यू देते हैं, तो आप शहर में रहते हैं ना जी, आप एक्साइज ड्यूटी देते नहीं देते, टैक्स देते नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स देते नहीं देते, वाटर टैक्स देते नहीं देते, तो सारे टैक्स तो आप भी दे रहे हो, फिर इनकम टैक्स क्यों दे रहे हो? जवाज ही बनाया जाता है, हम आप ये ना देते हैं। लैंड रिफॉर्म बिल दरअसल उस सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि इस मुल्क में बड़ा जमींदार जितना है, एक तो अपनी लैंड को पूरा यूटिलाइज नहीं करता, कल्टीवेट नहीं करता, दूसरा जो कल्टीवेट करता है तो जो आदमी काम कर रहा था उसको हिस्सा नहीं देता। या तो आप ईमानदार बन जाओ, लाइक ए रियल मुस्लिम, कि आप कहो कि यार मैं जमीन पे जो काश कर रहा हूं तो मेरा जो मजार है उसका भी इतना हक बनता है। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने इस वक्त जितनी कॉर्पोरेशंस है उसमें लेबर का एक हिस्सा रख दिया शेयर में, जी, तो ये फॉर्मूला यहाँ राइट है और जमीनों पे रॉन्ग है।
तो ये जो पार्टी हुकूमत कर रही है, इसका नारा है रोटी कपड़ा मकान। ना हारी किसान के पास रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है, न मकान की ताकत है। अब आरजीएसटी जो आ रहा है, वो जो था सलाह में बह गया बेचारा। जो आरजीएसटी आ रहा है उसमें ना इनका बच्चों का दूध महंगा हो जाएगा और मरने के लिए कफन महंगा हो जाएगा। तो लैंड रिफॉर्म दरअसल इस सिलसिले की कड़ी इसलिए है कि इसमें हमने कहा है कि जिसके पास ज्यादा जमीन है सरकार उसके पैसे देगी, ये नहीं कि फ्री में जब्त करेगी। हाँ, ये डिस्टिंक्शन है बिटवीन 59 में गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे, 72 में पैसे नहीं दिए गए थे। यू वांट टू फॉलो 59 मॉडल, क्या आप उसको कंपनसेट करेंगे? डेफिनेटली कि अगर कोई जमीन का मालिक है उसको पैसे दे दो। अच्छा, उससे वागुजार करके एक समझ लो कि आप लैंड रेवेन्यू कमीशन, लैंड कमीशन बना लो और उसमें एक जज होगा, एक सूबे से नुमाइंदा होगा, एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो भी प्रोविंस का होगा उसमें होगा। एक टीम बना लो, वो जस्टिफाई करे कि आपने परफॉर्मा भरा है तो सही भरा है और मैंने नहीं भरा तो क्यों नहीं भरा। उसको सजाएं में मुख्तस की हुई है। और उसके बाद जो टोटल जमीन जमा होगी उसमें एक फैमिली को जिसके माइनर चाइल्ड हो या बच्ची जिसकी शादी ना हुई हो उसको एक फैमिली फिट किया जाएगा, इकोनॉमिक यूनिट। अच्छा, एक ब्याह बीवी 2-3 बच्चे जो है और जो बहन या बेटी शादी ना हुई है उसकी, अच्छा, उसको एक इकोनॉमिक यूनिट काउंट किया जाएगा और उसको नहरी जमीन 36 एकड़ और बारानी जमीन बोलते हैं जिसको बारिश से कल्टीवेट होती है वो 54 एकड़। इस तरह होगा क्या, 36 एकड़ का मालिक होगा, ये 54 एकड़ का मालिक होगा, वो अपनी पूरी मेहनत करेगा। इस्लाम भी ये कहता है, इमाम अबू हनीफा का कॉल है कि अगर आप अपनी जमीन को कल्टीवेट नहीं करते हो, कोई और कल्टीवेट करता है और मालिक आप बनते हो तो टोटली ये इनकम जो है इस पर लिखा हुआ है हराम, पूरी इनकम हराम है, हराम। तो चलो आप उसको ना मानो, आप इस बात को तो मानो कि जिसने मेहनत की उसका हक दो। जब एक तरफ आप नारा लगाते हो कि हम इस कॉर्पोरेशन में, इस इंडस्ट्री में मजदूरों का एक 20% या 23% शेयर रखेंगे, एक तरफ तो आप वहां पे शेयर मांगते हो, जहां बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो वहां है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको आप नहीं सपोर्ट कर रहे। वर्ल्ड बैंक कहता है कि 9 करोड़ अफराद इस मुल्क के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन है, 9 करोड़ अफराद। रशीद साहब, यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा। नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।